नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और चुनावी नतीजों से यह पता चलता है कि हरियाणा में कोई सर्वे करने वाला नहीं आया था। हरियाणा में चुनावी नतीजे बिल्कुल उलट रहे हैं और इतने उलट रहे हैं कि सारी पोल प्रेडिक्शन बेकार साबित हुई हैं। कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि हरियाणा के मानस में क्या चल रहा है। लेकिन नतीजों पे संदेह करने के कई कारण बनते हैं, जैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट लगातार कई घंटों तक ठप रहना, कई सीटें जहां पर रिकाउंटिंग हुई है वो सीटें सारी कांग्रेस का हार जाना। लेकिन इसके बावजूद ये एक सत्य है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को हराकर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई है और इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट देने वाले सारे लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन चुनाव की समीक्षा होगी और हार के कारणों की भी समीक्षा होनी चाहिए और जीत के कारणों की भी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा हरियाणा की जनता के दिमाग में ऐसा क्या अंडरकरंट चल रहा था जो कांग्रेस का हर पत्रकार ये देख पा रहा था कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हर अखबार ये कह रहा था कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हर चैनल पे ये चल रहा था, हर पोल प्रेडिक्शन, हर एग्जिट पोल पे ये आ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब झुठला दिए गए? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और उन सारे साथियों का भी स्वागत है जो कमेंट में आज भरे बैठे हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं वो सब कुछ आप कह डालिए आज। डॉक्टर साहब जी, कांग्रेस क्यों हारी? सिंपल एक सवाल है। देखिए, कांग्रेस क्यों हारी और भाजपा क्यों जीती, केवल एक बैठक में आज हम बात करेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी असल में गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारा उद्देश्य था बनाने का, और जो हमारा काम है, लोग हमें पत्रकार समझते हैं, तो हमारा काम अब शुरू होता है परिणाम आने के बाद, कि हम उन कारणों की व्याख्या कर पाएँ, समझ पाएँ उनको कि क्या कारण रहे। तो आज के दिन कुछ भी कह देना उसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मतलब निकलते भी हैं। तो पहले आपने कहा कि विश्लेषक और अखबार जो हैं हरियाणा के मानस को पढ़ नहीं पाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने खूब पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा। वो पढ़ तब ना पाते जब कांग्रेस की बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता। सीटें तो खैर बड़ी हैं उनकी, ये सीटें बड़ी हैं, मत प्रतिशत भी बढ़ा है। तो हो सकता है कि उन्होंने जिस मानस को पढ़ा हो वो कुछ और किस्म का हो। चूँकि मतदाता दो तरह के होते हैं। एक वो जो बड़े मुखर होते हैं, बार बार मैंने कहा, जो साइलेंट वोटर अलग है, मुखर अलग है। मुखर वो है जिसके अंदर ताकत है, जो बोलने से घबराता नहीं। और साइलेंट वोटर वो है जिसके मन में कुछ चल रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं कह पाता कि उसको कोई खतरे आसन नजर आते हैं आसपास में। अब दो तीन चीज़ें, योगेंद्र यादव देश के सबसे बड़े विश्लेषक हैं, वो कह रहे थे कि हवा चल रही है तो ये संख्या आएगी, आंधी चल रही है तो ये संख्या आएगी, अगर सुनामी चल रही है तो ये आएगी। पता चला हवा तो गुम थी, हवा थी नहीं। तीनों चीज़ें क्या हैं, हवा की है ना। आंधी हो या सुनामी हो, सब हवा से ताल्लुक है इसका। लेकिन इसके पैरेलल ये भी चलता है कि एक अंडर करंट भी चलते हैं। अंडर करंट भाजपा के पक्ष में थे, इन परिणामों ने सिद्ध कर दिया है। और जो लहरें थीं, लहर है, आंधी है, तूफान, जो कुछ भी था वो कांग्रेस के पक्ष में चल रहा था। हुआ ये है कि कुछ जो बोलने वाले लोग थे उनकी भाषा को पढ़ा गया, उनके मंतव्य को समझा गया, और जो अंडर करंट्स थे जहाँ पे, अब उनको कोई पढ़ ही नहीं सकता था। कैसे पढ़ते? आप अपने मन की बात ही नहीं करा। अगर आपने क्षेत्र में जाके 100 लोगों से बात की और 70 या 80 लोग आपको कहते हैं जी हम कांग्रेस को वोट देंगे और भाजपा को नहीं देंगे, तो आपके पास क्या विकल्प है, कौन सा पैमाना है कि आप कैसे कहेंगे कि नहीं हवा चल रही? मैं आपकी या किसी भी विश्लेषक की गलती नहीं मानता, बशर्ते उसने ईमानदारी से क्षेत्र में जाकर विश्लेषण क्या हो। हालात ये थे कि जो मुखर तबका है, जो बोल सकता है, वो चीख चीख के कह रहा था कि हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, और उसने दिया, उसने वोट दिए। और जो साइलेंट थे वो लोग कह रहे थे कि ठीक है, बोलने की स्थिति में नहीं है, हम अपने हिसाब से वोट करेंगे। तो ये परिणाम मुखरता का और वाचालता का परिणाम है। तो ये मैं इसको बहुत बड़ी चूक नहीं मान रहा कि आप स्लिप कर गए, चूंकि जब जर्रा जर्रा ये कह रहा है, आपने कहा सारे अखबार ये बात कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मुखरता के लिए, अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर है, पूरे चुनाव में एक आंकड़ा नहीं बता पाई कि हम इतने पार हो जाएंगे। सर, कितने बीजेपी के नेताओं से बात हुई है
उनका ये मानना था कि हम अधिकतम 30 सीटों तक पहुंच सकते तो मैं जो कह रहा हूँ ना, उनको कभी इतना आत्मविश्वास ही नहीं आया कि वो बड़बोलेपन जो उनकी एक स्थापित तरीका है उसको वो लागू कर पाए। एक डर था, सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। और ये जितना भी मैं शुरू से कह रहा था कि पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही है, अंत तक डैमेज कंट्रोल किया उन्होंने, चाहे खट्टर साहब को हटाने से लेके सैनी साहब को नियुक्त करना और तमाम बिंदुओं पे जो दलित पॉलिटिक्स को उन्होंने किया है। तो बहुत सारी वजह आपको धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। तो पहले तो अब मैं ये बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का उत्सव मनाने का दिन है। और एक कहावत है कि सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं, असफलता कोई नहीं और विफलता अनाथ होती है। तो आज आपको लोग ये मिलेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। एक मंजीत सिरसा है, उनका मैं टीवी पे ऐड देख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हारी कि चूंकि नेहरू जी विभाजनकारी नीति अपनाते थे, इंदिरा गांधी ने ये अपनाया, राजीव गांधी ने ये अपनाया। आज के दिन हर तरह की व्याख्या करने की सुविधा आज के दिन तो बीजेपी में भी बहुत क्रेडिट लेने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। अब लोग फिर से नए नैरेटिव आ रहे कि मोदी की जीत का परिणाम है। तो दिखा रहे हैं मोदी तो गायब थे हरियाणा के चुनाव से। खट्टर साहब की भी शैली की तारीफ की जा रही, खट्टर साहब भी कहीं चुनाव में नहीं थे। लेकिन आज उनका दिन है तो उनको ये कहने का हक है, उनको कहना भी चाहिए, कोई बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बहुत साधारण प्रश्न पूछता हूँ इन्हीं लोगों से जो आज बोल रहे हैं कि जब सुबह पहला परिणाम आया था कि कांग्रेस की 72 सीटें आ रही हैं, तब इनकी रिएक्शन क्या थी? पहले रुझान में है ना। मैं बिल्कुल ना ईवीएम को दोष दे रहा हूं, ना मैं जनता को दोष दे रहा हूं। परिणाम ये आना था, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहली रिएक्शन ऐसी क्यों थी कि 1.5-2 घंटे तक लगातार कांग्रेस आगे जा रही है और फिर कांग्रेस पिछड़नी शुरू हो जाती। ये भी इलेक्शन डेज में इस तरह के माहौल बनते हैं चुनाव के दौरान, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अति उत्साह में भर जाना और मतलब आप निराशा में बिल्कुल गर्त में डूब गए, और जब ऐसी स्थिति आई तो आप कूद के खड़े हो गए और अब तरह तरह की आप भाषणबाजी कर रहे हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। आप हमारे चैनल की बात करो, जब हमने 10 में से 5 सीट बताई थी लोकसभा की, लोग तारीफ कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे हमारे काम को, तो बहुत बारी समझे। और आज लोग ये कह रहे कि जी नहीं आप तो चूक गए। अरे चूक हम नहीं गए, चूक हरियाणा की जनता चूक लोग वो चुके जिन्होंने हम ईमानदारी से किसी से सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब ये पटापटू के कि आप किसे वोट दोगे, वो हमें कह रहा है जी मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा। अब यह बेवकूफ तो हमारा वो बना रहा है ना। अब आप कहो जी आपको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था। तो भाई पहली बात मैं बता दूं, ना तो हम नॉन बायोलॉजिकल हैं और ना हम डिवाइन हैं, और हमारे अंदर कुछ नहीं, बहुत साधारण आदमी। बार बार हम ये व्याख्या करते रहे कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता, और अंतिम निर्णय जनता का होगा। आपने हर बार ये कहा है। तो इसलिए अगर आपको सिर्फ गाली देने का मन है, भड़ास निकालने का मन है, तो उसका स्वागत है, कितना कीजिए, कोई मन। लेकिन कहीं बैठ के रात को तसल्ली से सोच लेना कि जब पहले रुझान आए थे तो आपके दिल पे क्या गुजरी थी उस समय, और अगर वो रुझान बने रहते तो आज आपकी क्या स्थिति होती। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो बड़ी जल्दी ना एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, और इस तरह के बयान। एक ने मेरे से पूछा कि साहब धर्मेंद्र कुमारी की तो कोई चलो मजबूरी हो सकती है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। मेरे को सुनो मेरे को कहा आपके तो दोनों बेटे विदेश में सेटल हैं, आपकी उम्र भी हो गई है, आप कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे थे? भाई कांग्रेस का साथ मैं नहीं दे रहा था, इस प्रदेश की जितनी जनता ने भाजपा का साथ दिया है उतना ही लोगों ने उतने प्रतिशत कांग्रेस का दिया है। मत प्रतिशत लगभग बराबर हैं और कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है। अभी भी लोग कर सकते हैं कि आप इस तरह की बहस क्यों कर रहे हो, लेकिन आज का दिन केवल उन्हीं लोगों को समर्पित है जिन्हें हमसे या हम जैसे सैकड़ों विश्लेषकों से परेशानी है कि भाई ये तुम्हारा मन था जिसे हम नहीं समझ पाए। ये जो कहना ये सब साइलेंट वर्क वाले हैं, ये साइलेंट वाले हैं सारे। तो हम तो एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं चीज़ों से। हमारी फेसबुक पे किस तरह के कमेंट आ रहे हैं फलाना। आप फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हो, मैं तो लिखता नहीं फेसबुक नहीं पे। उसमें दिक्कत पता है फेसबुक पे क्या है। हाँ। जैसे फेसबुक आपकी तो है आईडी, मेरा है पेज। हाँ। तो मेरे पेज पे कोई भारी व्यक्ति आके भी कमेंट कर सकता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ धर्मेंद्र जी, आप मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से विचलित मत होना भविष्य में। कि अगर हम भी, मैं नहीं भी होऊंगा ना फिजिकली, जब इस दुनिया में नहीं होऊंगा, तो मैं आने वाले पत्रकारों को कह रहा हूँ कि अब दौर बदल रहा है। एक दौर में केवल पत्रकार होता था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा दौर आया कि वो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हो गया। उसके बाद में अब लोग पहले कई सालों से मुहावरा ही चलता था कि मैं पत्रकार हूँ, आप कौन सी पार्टी के पत्रकार हैं। तो पार्टी के पत्रकार होना भी एक असलियत है और इसके आगे भी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इस सारे जो माहौल गिर रहा है, पतन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपनी जगह बना कर रखनी होगी।
तो उनमें से उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि समाज और समाज की जो ताकतें नई तरीके से उभर रही हैं वो आपको अभी तो सिर्फ गालियाँ दे रही हैं, वो पीटना भी शुरू करेंगी। चूंकि ये गिरावट पहले वहां आएगी फिर पत्रकारिता में आएगी, इसलिए मैं सारी चीजें कर रहा हूं। और अब आते हैं मूल प्रश्न पे कि कांग्रेस क्यों हारी। देखिए, हरियाणा की राजनीति क्या, पूरे देश की राजनीति का सच है, जाति जाति जाति। आप कितने, बहुत से लोग कहते हैं जी ना आप मत क्या करो, आप बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन ये सच जो ये कहते हैं ना बढ़ावा देते हो, ये भी पूरे कास्टिस्ट नंबर 1 है। हाँ, आप कास्ट आपकी जीवन का सच है। लोग कहते हैं जी कांग्रेस ने कास्ट की राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कास्टलेस राजनीति की है? कास्ट की है सर। है? जींद जिला जो जाट बहुलता है वहां आपने एक भी जाट को टिकट नहीं दिया। आप इतना तो मान लो कि चूंकि कांग्रेस जाट की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, इसलिए हमें इस बुराई के लड़ने के लिए हमें भी करनी पड़ रही है। लेकिन आप कहो कि हम तो देखिए ऐसे कोई भ्रष्ट बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे सांप्रदायिकता नहीं है, तो इन चीज़ों को कोई मानने वाला नहीं है। अभी एक किसान का फोन आया था, बोले भाई साहब अब तो कांग्रेस भी हार गई है, बीजेपी तीसरी बार, तो क्या आप हमारी ये मांग उठा दोगे कि हमारे 13 जिलों के किसानों की जीरी सरकार नहीं खरीद रही है और मैं 2 एकड़ का जिम्मेदार हूँ, मेरी जीरी नहीं बिकेगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मतलब अब हमारे पास रास्ते क्या है, चाहे बीजेपी आए, हमारे तो हमें सरकार का जो जरूरी चीज बातें हैं उसको बतानी पड़ेगी। धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल का 1 वर्ष हुआ और इस 1 साल में लोकसभा चुनाव भी आ गया, विधानसभा चुनाव भी आ गया। मैंने पहले भी कहा था कि जिस मकसद से हमने चैनल बनाया उसमें तो हम उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे 2 चुनावों से हमारा वास्ता पड़ गया। हमारी तो असल लड़ाई अब शुरू होगी और मैं अपने लोगों से आश्वासन दे रहा हूँ इस तरीके का अपने दर्शकों को कि आज से ही हमारा सत्ता विरोध प्रारंभ हो जाएगा। नीतियों का, उनकी कार्यशैली का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें गाली दें, हमारी तारीफ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्ता के खिलाफ थे, हम सत्ता के खिलाफ हैं और सत्ता के खिलाफ रहेंगे। अगर वो कोई गलत काम करेगी, हम कतई निष्पक्ष नहीं है, हमारा एक पक्ष है, वो है जनपक्ष। और अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए उनका लोक संपर्क नहीं, अब हमारे ऊपर और जिम्मेवारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो चुनौतियों का पहाड़ है। एक तो उन्होंने वो तमाम वादे पूरे करने हैं, नंबर 2 एक नई तरह की जो वो कल्चर उन्होंने डेवलप करनी है वो करनी है। एक पर्ची खर्ची वाली जैसी तमाम चीज़ें थी और उस पर हम जैसे लोगों को बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। हमारा काम अब शुरू होता है। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाया न निभाए ठीक से, लेकिन ये दायित्व हमारे ऊपर तो है, बिल्कुल, है ना। और जम के आज के दिन से ही मैं कह रहा हूँ सत्ता के खिलाफ उस तरह से नहीं, अगर उसकी गलत चीज़ें हैं तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि बेशक कांग्रेस ना बोले, इनेलो ना बोले, जेजेपी ना बोले, कोई ना बोले, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स तो उसकी आवाज़ उठाएगा, किसानों की आवाज़ भी उठाएंगे, व्यापारियों की भी उठाएंगे, सबकी आवाज़ उठाएंगे। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि 100 दिन बाद कम से कम आपको एहसास होगा कि हमारी जो गालियाँ थी वो निरर्थक थी, उनमें कोई अर्थ नहीं है। आज के दिन तो आपको पूरी छूट है, जम के दो। एक चीज उसमें थी चुनाव में कि कांग्रेस का एक वोकल वोट था, बीजेपी का मान लो वोकल वोट नहीं था, वो अंडर करंट था। लेकिन अब जो शैलजा जी सुबह कह रही थी कि सीएम कोई बन सकता है, तो क्या शैलजा जी को अभी ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनकी वजह से भी चुनाव का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? नहीं, शैलजा जिम्मेवारी नहीं लेंगी इस चुनाव में। अब मैं, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो अभी से शुरू कर देता हूँ इन चीज़ों को। कांग्रेस ने बहुत बड़ी चूक की है। कांग्रेस हाईकमान को भी एहसास हो चुका था कि स्थिति उनके पक्ष में उतनी ज़्यादा नहीं है जितना प्रदेश का नेतृत्व बता रहा है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, कुछ दिन की पहले की घटनाओं पे खबर आती है कि सोनिया गांधी से शैलजा की मुलाकात हुई। क्यों हुई? अशोक तंवर को लाया गया, अचानक क्या जरूरत पड़ेगी थी सारा। उनको ये लग रहा था, कांग्रेस हाईकमान ये मान के चल रहा था कि प्रदेश का जाट समाज तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और उसके साथ उनकी सरकार बनने की स्थिति तब आ जाएगी जब दलित समुदाय और कमज़ोर जातियां जो हैं तथाकथित वो यहाँ आके मिल जाएं। लेकिन एक तरह का प्रचार ये चल पड़ा कि मुख्यमंत्री की, जब हमसे भी कई लोगों ने प्रश्न पूछा भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, तो हमने कहा कोई सा भी हुड्डा हो सकता है अगर बनने की स्थिति है। तो लोगों में इसकी एक रिएक्शन हुई कि अगर शैलजा भी आ जाए, तंवर भी आ जाए, कोई और भी आ जाए, मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। बीजेपी ने इसी चीज को पकड़ा।
बीजेपी ने बहुत साइलेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ज्यादा सक्षम है व्हाट्सएप में। हाँ, तो गैर जाट जातियों उनको का बताया कि गैर सरकार जाट आएगी, दिक्कत जातियों हो का जाएगी। ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल होने के नाते इस चीज़ का लाभ उठाने का पूरा हक था, उन्होंने उठाया। कांग्रेस ने देर से ये सारी चीज़ें की हैं तो उसका उन खामियाजा भुगतना पड़ा है। शैलजा जी हफ्ते 10 दिन तक लगातार परिदृश्य से बाहर रहीं, उससे एक मैसेज गया कि हमारे लीडर के साथ कुछ गलत हो रहा है। अशोक तंवर का आना भी ये मैसेज था कि शायद शैलजा पर्याप्त नहीं है उस डैमेज को करने के लिए, इसलिए अशोक तंवर आ रहे हैं। हाई कमान दोनों पार्टियों का, भाजपा का भी समझ रहा था स्थिति क्या है, और उसके समझते हुए ना तो मोदी जी की सक्रियता यहाँ बढ़ी, ना उनका चेहरा सामने आया। परंपरा से हटके उन्होंने एक मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जो वो कभी नहीं करते। और उधर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम दिनों में आके बहुत सारी कोशिशें की। असल में ये लड़ाई धर्मेंद्र जी पूरी की पूरी तरीके से जातियों का संघर्ष था। यहाँ मुद्दे भी बटके रह गए। अभी आप मुझसे अनौपचारिक बातचीत में पूछ रहे थे कि किसान जातियाँ तो और भी हैं, तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि चौधरी छोटू राम तो किसानों के सबसे बड़े नेता हुए, उनको और जातियाँ जाटों के अलावा नेता क्यों नहीं मानती? ड्रामा तो कर सकती हैं, अंदर का सच बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आज भी ये सच है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की तीसरी बार सरकार है। हाँ। क्या नायब सैनी आज भी चौधरी छोटू राम की आलोचना कर सकते हैं? ऐसे तो गांधी की आलोचना बीजेपी नहीं कर सकती, रात दिन गाली देते हैं महात्मा गांधी को, उन्हीं से जुड़े हुए संगठन ने मारा, लेकिन महात्मा गांधी अनिवार्यता बन गए। डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प चढ़ाना बीजेपी ने अभी शुरू किया कुछ साल पहले। ये कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं हर पॉलिटिकल पार्टी का। आप चौधरी छोटू राम हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए, हाँ आप नेहरू को गाली दे सकते इजली, लेकिन गांधी को नहीं छेड़ सकते, पटेल को नहीं छेड़ सकते, शास्त्री को नहीं छेड़ सकते, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छेड़ सकते। दीज आर द होली काउज, चूंकि ये सबके लिए आदरणीय है। आप भगत सिंह को गाली नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी और उसकी फिलॉसफी आरएसएस कतई बीजेपी भगत सिंह के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप बोल के दिखा दें, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये सब एक ड्रामा करना पड़ता लोगों को कि हमारे लिए अंबेडकर भी आदरणीय है ना। अब केजरीवाल ने फोटो लगाई थी डॉक्टर अंबेडकर की और भगत सिंह की, आप कौन सी चीज़ है केजरीवाल में उनमें से? कोई एक चीज है उनके व्यक्तित्व में? न उनके व्यक्तित्व ना भगत सिंह है ना केजरीवाल, वो है डॉक्टर अम्बेडकर है। हरियाणा की हार में ना, जम्मू कश्मीर में जो जीत हुई वो सब खत्म हो गया। देखिए उसकी भी अपनी अपनी व्याख्याएं वो लोग करते रहेंगे, और हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, और अब इसका फायदा जो है महाराष्ट्र में लिया जाएगा, लेने की कोशिश होगी। एक साइकोलॉजिकल मैसेज देना था, ये हम बहुत पहले से चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि जितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम करना, लोगों से संवाद करना, उतनी भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है ना, कि वो इन सारी चीजों को पूरा करें। एक बहुत बड़ा वर्ग हम नजर रखेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग हरियाणा में ऐसा भी है जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया। और एक ऐसा वोट बैंक है जिसने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ा है। लेकिन अब इससे ये तो बात साबित होती है, जैसे 6000 बुजुर्गों की पेंशन नहीं चाहिए, ओपीएस कर्मचारियों को नहीं चाहिए, तो क्या बीजेपी को जो फ्री वाइज जो अभी वो राशन पानी जो दे रहे हैं जो चीजें, क्या उनको वो भी बंद कर देनी चाहिए इससे उत्साह में? देखिए अब होना ये चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को आज से ही धरातल पर उतर जाना चाहिए 6000 रुपए की पेंशन की मांग लेके, 6 नहीं तो 5000 की कम से कम। और जो उसके मुद्दे थे उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उन पर काम करे, क्योंकि उन मुद्दों को भी तो स्वीकार्यता मिली है। बेशक सीट नहीं मिली, वोट तो मिला है ना। तो प्रदेश की आधी जनता ये चाहती है, जितना मत प्रतिशत उन्हें मिला है, कि बुढ़ापा पेंशन भी लागू हो, सिलेंडर भी इतने का मिले, और मोर्चे पे काम हो, उनकी घोषणा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी तो इससे नुकसान थोड़ी उसका फायदा ही है ना। फायदा 2 लाख नौकरियां मान ली खाली पड़ी हैं, भरनी पड़ेंगी, अब तो करनी पड़ेंगी। तो 50,000 का वादा तो उन्होंने चुनाव से पहले ही कर दिया था। नहीं तो फिर आप HKRN वालों को ऑलरेडी पक्का कर चुके हैं। हाँ, आचार संहिता बीच में आ गई थी, तो अब हमारी नहीं आ रही। 1,80,000 पद खाली हैं, 1,80,000 HKRN में भरे जा चुके हैं, उनकी 58 साल तक की नौकरी पक्की की जा सकती है, फिर पक्की भर्तियां कैसे होगी? आपको एक मूल बात बता दूं जड़ की, हिंदुस्तान किसी और दौर में आ गया आज की डेट में। आपको ऐसे बहुत इंटरव्यू आपने देखे होंगे, उनसे पूछो जी महंगाई, बोले जी पेट्रोल हो जाए चाहे 300 रुपए लीटर, वोट मोदी को दूंगा। ये सोच कहाँ से आ रही है ना?
तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हो या ना हो, सरकार के वादे पूरे हों या ना हो। इसीलिए तो उनका गृह मंत्री कितने आराम से कह देता है जुमले, और लोग उस पर भी कोई बात नहीं करते। तो अब विपक्ष का ये दायित्व है कि सरकार को मजबूर कर दे, इतना गंभीर बना दे कि जो वादे उसने किए उनके प्रति उसकी गंभीरता झलके। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है सर, इस हार के बाद क्या हरियाणा का जो विपक्ष है, क्या वो अपने पांव पे कभी खड़ा हो सकता है? विपक्ष तो अब भी खड़ा है, विपक्ष कमजोर कहाँ है भाई? अगर वो 31 सीटों पे कमजोर था तो 36 पे भी मजबूत होगा, तब मजबूत था। तो विपक्ष की क्या, विपक्ष हो या पक्ष हो, उसको सत्ता तो जनता देती ना, ताकत तो जनता ऐसा नहीं देती है है सर कि मतलब इस हार की जिम्मेदारी कांग्रेस जाट नॉन जाट पे नहीं डाल सकती। अब देखिए बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पे जाटों के बहुकोणीय मुकाबले हुए, इस वजह से बीजेपी निकली है। सफीदों में रामकर गौतम जी इसलिए जीत पाए, उचाना में देवेंद्र अत्री इसलिए जीत पाए। बहुत 12 से 15 सीट ऐसी हैं जहां जाटों में बहुकोणीय मुकाबले हुए और इसका फायदा बीजेपी को। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इस हार जीत की व्याख्या करने के लिए हमें कई कार्यक्रम करने पड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे हमें हर कंस्टिट्यूंसी की डिटेल्स पता चलती रहेंगी, हम उन बारीकियों में जाएंगे कि कहाँ जातीय समीकरणों ने प्रभावित किया, कहाँ मुद्दों की ज़्यादा अधिकता थी, किसी क्षेत्र विशेष में क्यों ऐसा पैटर्न हुआ। असल में तो हमारी पत्रकारों का काम अब शुरू होता है। हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे हाथ में थी नहीं कि कौन किसे वोट देगा। अब जो जनता का वर्डिक्ट आया है, इसका विश्लेषण करना हमारा असल काम हमारा अब है। इसमें इस जो आकलन था सर, इसमें फेल केवल विश्लेषक या फिर एग्जिट पोल नहीं हुए हैं, इसमें बीजेपी भी फेल है। बीजेपी के किसी आदमी को चुनाव परिणाम आने से पहले आप उनको पूछ के देखते हैं, वो कह रहे थे भाई साहब 20 सीट 25 सीट आ जाएंगी। खुद बीजेपी के लोगों ने नहीं माना ये। लोकसभा चुनाव में जो चैनल हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो 350 से 425 तक सीटें दिखा रहे थे। किसी भी एक बहादुर ने, रणबांकुरे ने जाके उसके दफ्तर को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो वहाँ तो चुप है। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना, कि जब आपके पक्ष की बात होती है तो आप उछलने कूदने लगते हो, और जब आपके विपरीत बात होती है तो आप बिलों में घुस जाते हो, ठीक है ना। और वैसे उन लोगों को दोष देते हैं जो चुनाव परिणाम की दृष्टि से मोर्चे पे हैं। तो कांग्रेस के लिए 50-50 की स्थिति है। एक जगह उनकी सरकार बनी है, एक जगह नहीं बनी। नहीं, अब कांग्रेस हो या ना हो या भारतीय जनता पार्टी, हमने कोई लेना देना नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता भाड़ में जाएं, रहें यहीं पे रहें, ठीक है। लेकिन हमारा काम असल में अब शुरू हो रहा है। और अब भी लोग हमसे ये कहेंगे कि अब आप अभी कांग्रेस को गाली क्यों नहीं दे रहे? अरे यार, तीसरी बार तुम्हारी सरकार बनी है, तुमने इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार कोई सरकार नहीं आई। तो ये जो सरकार आई है, ये अपने साथ में दायित्व भी लाई है, चुनौतियां भी लाई है, उनको पूरा करो। क्योंकि हम तो नजर रखे बैठे हैं, अगर कहीं भी कोई चूक होगी तो हम तो बोलेंगे। बिल्कुल, सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे, इसलिए तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। और हमारी आर्थिक चिंताएं भी ना करें, बिल्कुल अब बेफिक्र रहें इस चीज की। एक खुलासा करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई हमारा वीडियो बनाना और ये हमारा प्राइमरी पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब अपनी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, मेरे पास दूसरे साधन हैं। वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स पे बात करना हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग ये मान कर चल रहे थे अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, कुछ लोग, सारे नहीं, वो ये मान कर चल रहे थे कि बिना चुनाव लड़े धर्मेंद्र कुआरी एमएलए होंगे या चेयरमैन होंगे, है ना, और डॉक्टर त्यागी शायद मार्गदर्शक मंडली चलाएंगे पूरा का पूरा। तो अगर आज कांग्रेस की जीत होती तो हमारी स्थिति तो अभी भी यही होनी थी, क्योंकि हमें ये पता है कि दरबारों की संस्कृति क्या है और वहाँ कैसे लोग कामयाब होते हैं। तो हमारे साथ तो केवल प्रेम बनाते रहिए, बनाए रखिएगा। और जो बात धर्मेंद्र जी कहते हैं हमेशा कि जो साथी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, ठीक है, और आगे आप हमारे कार्यक्रम देखते रहें, ठीक। और पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो भूल जाता हूं, मुझे लगता है आप ही कह दो। जो चुनाव में जो सिलसिला था, अभी देखिए अचानक कुछ दिनों से बाढ़ आ गई थी, एक बहुत ही, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको पता है ये लोग कैसे हैं, लेकिन अभी अचानक से बाढ़ आ गई थी। और खासकर वो उन लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन वो भेजे गए थे, वो वापस जाएंगे। उनकी जो ईमेल वगैरह ना, उनके नाम भी अजीबोगरीब होते हैं। तो अच्छी बात है, वो जाना चाहें तो उनका स्वागत है कि जाएं तो जल्दी निकलें। बाकी आप लोग जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि देखिए, जब तक दुनिया है तब तक राजनीति है, और जब तक राजनीति है और हमारी जिंदगी है तब तक हम भी हैं। राजनीति पे बातें होती रहेंगी। ये सच है कि 2 चुनाव की वजह से जो पॉलिटिक्स के बारे में हम बातें करना चाहते थे वो अभी तक पूरी नहीं कर पाए। धर्मेंद्र जी, आज एक सज्जन ने, मैं उनको मानता था, मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन एक चीज है सर, इस चुनाव पे
मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट घंटों ठप रही है सर। ये मतलब एक संदेह टेक्निकल कुछ चीजें हो सकती हैं। मतलब आज कैसे के ठप होगी सर? वो दूसरे राउंड पे अटके खड़े हैं। एक दोस्त है, उन्होंने बताया चैनल वालों को भी कहा गया कि आप कोई उतना फर्क था कि विनेश फोगाट उधर सर्टिफिकेट ले आई थी जीत का, और मतलब अनाउंस भी कर रहा था, चैनल ही अनाउंस कर रहा था कि 6000 से ज़्यादा मतों से भी जीत गई, और जबकि वहाँ भी 10वां राउंड ही चल रहा था। लेकिन बहुत सारी सीटों पे ऐसा हुआ है। लेकिन हम इन चीज़ों को दोष नहीं दे लेकिन रहे इस हैं, चुनाव ना में ईवीएम को ये- और ना किसी और तरह को। जीत है, और वो जीते हैं, उनका स्वागत है। वो करें अपने जो जनता के प्रति उनके वादे उनको पूरा करें, और शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं। और दोस्तों इस बार वैसे चलते चलते बात करें तो बहुत सारे कहते हैं ना पुराने पीपल पट गए हैं सर। इस बार बहुत लोग हार गए हैं। अभय चौटाला जी हार गए, ब्रिजेंद्र सिंह जी हार गए इस बार, अनिल विज जी हारते हारते बचे, लोहारू से जेपी दलाल जी हार गए। अच्छा, वो वित्त मंत्री हार गए? हाँ जी। अच्छा। श्रुति चौधरी जीत गई। भिवानी से खास बात देखिए दोस्तों, हम जब सिस्टम को कोसते हैं, कॉमरेड ओम प्रकाश जी को न केवल हराया है लोगों ने, बल्कि ये समझिए कि उनको वोट देना ही ठीक नहीं समझा। क्या हाँ, जमानत तो खैर उनकी बच गई है, पर मतलब घनश्याम सराफ को पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताया है। धर्मेंद्र जी अंत करेंगे, आपको मैं बता देता हूं, हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है विश्वगुरु कि अगर स्वामी विवेकानंद चुनाव लड़ें तो उन्हें ये अपने नाम के आगे सक्सेना माथुरिया भटनागर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस जाति के थे, और ये लिखने के बाद भी उनकी जमानत जब्त हो जाए इसकी गारंटी है। गारंटी। अब आप खुद सोच लीजिए। सुना देता हूँ जी चलते चलते जी। कल एक साथी ने सुनाया था, दो भाई थे उनकी, है ना, एक भाई ने आरएमपी डॉक्टर का काम कर लिया गांव में, और बड़ा अच्छा काम चल गया उसका, दूर दूर तक मरीज आने लगे, खूब धन भी आने लगा। तो छोटा भाई था, वो खाली था, तो उसने कोई आप जैसा सियाना आदमी आया, उसने कहा भाई छोटा भाई खाली क्यों है, इसने कोई काम सिखा दे, इसने डांगरा का डॉक्टर बना दे। तो उसने बोला पशुओं का हमने कुछ कर ही नहीं रखा, पशुओं का डॉक्टर क्या? बोला 4 दवाइयाँ होती हैं, उनको बस देनी है, कोई भी पशु कोई बीमारी हो उससे ठीक हो जाएगा। तो वो 4 दवाइयों के नाम बता गया जी, उन्होंने दवाई ला के रख ली। पशुओं की गोली बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वो ला के घर पे रख ली। तो उनका वो काम भी चल निकला जी, लोग डंगर लेके भी दूर दूर से आने लगे उनके। एक दिन एक है ना कुमार, उसका गधा बीमार हो गया, वो लेके आ रहा जी। अब उसने गधे को पहले दवाई दी नहीं कभी, तो उसने चूंकि 4 दवाइयों के नाम थे, उसमें से एक दवाई दे दी, सोचा इसके पेट में ही दिक्कत होगी। बोले भाई इसको ये दवाई घर जाके खिला दी। बोला जी खिलाऊं कैसे? बोला एक पाइप ले लिए, पाइप में रख दिए दवाई और फूंक मार दिए, इसके मुंह में चली जाएगी, ये ले लेगा। वो घर गया और उसने पाइप मुंह में दी, थोड़ी देर बाद उस कुमार को ही खाट में डाल के हॉस्पिटल ले आए जी वो। दोनों से ही कुमार के क्या हो गया? तो बोले पाइप। तो कुमार ने खाट में पड़े पड़े कहा सर पाइप तो लाई थी, पर गधा मेरे से पहले फूंक मार गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो पता नहीं बीजेपी जीतती है किसकी फूंक लगी है, पर अगले 5 साल के लिए बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के लोगों की सेवा। लेकिन मैं तो एक चीज़ और समझता हूँ, नायब सिंह सैनी हमारे अभी तक काम चलाओ मुख्यमंत्री थे, और अब आशा की जानी चाहिए कि प्रॉमिस निभाते हुए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो जाएंगे विधिवत। और अगर वो चाहें तो उनके पास एक मौका है हरियाणा में एक नया इतिहास रचने का, वो दे सकते हैं 21वीं सदी के दूसरे दशक में हरियाणा को, जिसकी हम कामना कर रहे हैं। तो अगर वो इस प्रोजेक्ट में, इस कुछ करने में हम जैसे लोगों की मदद चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं ऑफर कर रहा हूँ, चूँकि प्रदेश के हित में आज वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कुछ भी। तो वो उनको सलाह बिन मांगी ये है कि वो जिस तथाकथित शैडो के अंडर थे, छतरी के, उससे बाहर निकलें। हरियाणा की जनता ने उनमें विश्वास जताया है, और अब अपने आप को चौधरी बंसी लाल की तरह सिद्ध करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नमस्कार। वो चन्नी नहीं बने, मतलब बेचारे चन्नी नहीं बने, बच गए। दोस्तों ये बहुत छोटा एपिसोड हम मानते हैं, और लगातार कई दिनों तक इसकी समीक्षाएं चलती रहेगी चुनाव की। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जो दर्शक हमारे पुराने और नियमित साथी हैं, वो हमेशा हमसे जुड़ाव रखते हैं, प्यार करते हैं। पोल प्रेडिक्शन गलत हुए हैं, विश्लेषकों की गलती रही है, जो कुछ भी रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। हम भी इस अंडरकरंट को भांपने में कहीं ना कहीं चूके हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें निखरता लाई जाएगी और प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल 5 साल तक हरियाणा में चुनाव है नहीं, 2029 तक हम राजनीति में फिर भी बातें करेंगे,
और 2029 में हरियाणा में 124 हल्के हो जाएंगे, 2024 में 26 में प्रीसिमन है। और इसके अलावा ये चुनाव बहुत सारे लोगों का अंतिम चुनाव भी था। आपको हो सकता है 2029 में इनमें से बहुत सारे लोग दिखाई ना दें, कुमारी सैलजा क्या पता दिखाई ना दें, हुड्डा साहब दिखाई ना दें, क्या पता आपको कुलदीप बिश्नोई अगले चुनाव में दिखाई ना दें, अभय चौटाला जी इसमें चुनाई ना दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह, बहुत सारे लोगों की चुनावी सक्रियताओं का ये अंतिम साल था। तो इसने बहुत सारे पुरोधाओं को राजनीतिक रिटायरमेंट भी इस चुनाव ने देने का काम किया है। आप क्या कहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप दिल खोल के आज लिखिए। वो साथी भी लिखें जो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुए थे, वो साथी भी जरूर लिखें जो हमारे साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं और हमारे नियमित दर्शक हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।